मैजिकल ब्रोकन हाउस। कानपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन जिस घर में रहता था उस घर से उसे बड़ा ही लगाव था, क्योंकि वो घर उसके दादाजी के हाथों से बनाया हुआ था। मोहन उस घर का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखता है, जैसे मानो वहाँ अभी भी उसके दादाजी रहते हो। बच्चे अगर दीवार पर कुछ भी लिखते तो मोहन उन्हें खूब चिल्लाता था। मोहन अपने घर की तो पूजा करता था। एक बार उसकी पत्नी कहती है, अरे ये क्या जी, लोग किसी भगवान की पूजा करते हैं, पर आप तो इस घर की पूजा करते हो और इस घर की वजह से बच्चों को भी डांटते रहते हो। अरे ये मेरे दादाजी का आशीर्वाद है, ये मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं। पर अगर कहीं इस घर को गिराने कोई आए तो तब क्या करोगे? मैं मर जाऊंगा, पर इस घर को गिरने नहीं दूंगा। हाँ, देखते हैं कि कितना संभालते हो इसे। पत्नी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। मोहन अपने कामों पर लग जाता है कि तभी कुछ गवर्नमेंट के लोग आते हैं। उसमें से एक ऑफिसर कहता है, मोहन जी, गांव में रोड बनाने का काम चल रहा है, ये तो आपको पता ही है। रोड बनाने के बीच में आपका घर आ रहा है, इसलिए हमें आपका घर तोड़ना पड़ेगा। मोहन घर तोड़ने की बात सुनते ही उसे गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे ये कैसी बात कर रहे हो? ये मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। ये घर नहीं, मेरा तो मंदिर है मंदिर, और आप कह रहे हो कि इसे तोड़ना है। मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगा, चाहे आपका रोड बने या ना बने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये घर खाली करना ही होगा। मैं कल तक का आपको वक्त देता हूँ। इसके बदले में हम आपको मुआवजा देने के लिए तैयार है। अरे मेरी बीवी की जबान ही काली है, अभी बस यही कह रही थी और वैसा ही हुआ। ऐसा कहकर ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। मोहन बड़ी ही सोच में गिर जाता है कि आखिर क्या किया जाए, कि तभी उसे एक आइडिया आता है। मैं इस घर को उठाकर दूसरी जगह लेके जाता हूँ। इससे ना मेरे दादाजी का घर टूटेगा और ना ही सरकार का रोड का काम रुकेगा। मोहन ऐसा सोचकर बड़े बड़े क्रेन लाता है। क्रेन से अपने घर को उठाकर बड़े से ट्रक में रखता है और सरकार ने दी हुई जगह पर जाने लगता है। तभी एक ऑफिसर कहता है, अरे वाह मोहन, सही आइडिया निकाली है तुमने दादाजी के घर को बचाने के लिए। पर देखना रास्ते में कोई मुसीबत ना आ जाए। अरे अब आप बीच में नजर मत लगाइए, सब लोग मेरे दादाजी के घर के ही पीछे पड़े हैं। ऐसा कहकर मोहन ट्रक से अपने दादाजी का घर ले जाते रहता है। रेलवे ट्रैक से ट्रक जा ही रहा था कि मोहन का घर वही रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है। तब मोहन कहता है, आते वक्त उस ऑफिसर ने ही नजर लगाई थी और वैसा ही हुआ। मोहन बहुत परेशान हो जाता है। तभी एक आदमी आता है और मोहन से कहता है, अरे मोहन, कानपुर एक्सप्रेस ट्रेन आने का समय हो गया है। अब किसी भी वक्त वो ट्रेन आ जाएगी। अब क्या करोगे? कैसे अपने दादाजी के घर को बचाओगे? वो आदमी ऐसा कह ही रहा था कि ट्रेन के आने की आवाज आती है। कानपुर एक्सप्रेस बड़ी ही तेजी से आ रही थी। तब मोहन रोने लगता है और कहता है, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया। सबसे बचाकर तो यहाँ तक लाया, पर इस ट्रेन की पटरी पर आकर अब आपका घर कैसे बचाऊं? ऐसा कहकर मोहन अपने सर पर हाथ मार के रोने लगता है। कानपुर एक्सप्रेस तेजी से आ रही थी। बस वो थोड़ी ही दूरी पर थी कि अचानक से उस घर के दो टुकड़े होते हैं। उन टुकड़ों को पार करके वो ट्रेन आसानी से वहाँ से चली जाती है और फिर से वो घर जुड़ जाता है। अरे मोहन, आंखें खोलो, देखो क्या चमत्कार हुआ है। तुम्हारे घर को कुछ भी नहीं हुआ। वो आदमी सारी बात मोहन को बताता है। मोहन आंखें खोलकर देखता है, तब उसे उसके आंखों पर विश्वास ही नहीं होता और कहता है, अरे ये तो मेरे दादाजी का आशीर्वाद है। चाहे कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, मेरे दादाजी के घर को कोई तोड़ नहीं पाएगा। धन्यवाद दादाजी।
मोहन फिर से एक क्रेन से घर को उठाकर ट्रक में रखता है और दूसरी जगह पर दादाजी का घर रखता है और फिर मोहन उसी घर में हंसी खुशी रहने लगता है। ब्यूटीफुल बाम्बू हाउस विद स्विमिंग पूल। सुंदरनगर नाम के गांव में मोहनलाल नाम का एक जमींदार रहता था। वो बहुत नेक दिल इंसान था। मोहनलाल को एक रोहित नाम का बेटा रहता है, लेकिन वो बहुत आलसी और कामचोर रहता है। बाप के कमाए रुपए पर ही वो ऐश करता है। उसकी इस अय्याशी को बंद करने के लिए मोहनलाल ने उसकी शादी भी करवा दी, क्योंकि मोहनलाल सोचता था कि जिम्मेदारी आएगी तो बेटा कुछ काम धंधा करने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। तब जमींदार सोचता है, अरे ये क्या, सोचा बेटे की शादी कर दूंगा तो वो जरूर सुधरेगा, लेकिन ये बहू भी वैसी ही निकली। अब एक को छोड़कर दो दो को सुधारना पड़ेगा। तभी वहां पर उसकी बहू आती है और वो कहती है, सुनिए ससुर जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। नई दुकान लगी है साड़ियों की, मैं वहाँ जाती हूँ और कुछ शॉपिंग करके आती हूँ। जमींदार अपने सर पर हाथ रख के बहू को पैसे देता है और वो बहू भी पैसे लेकर शॉपिंग करने चली जाती है। इन्हें घर बैठे पैसे मिल रहे हैं ना, इसलिए पैसों की कोई कदर नहीं इन्हें। मुझे कुछ अलग करना होगा ताकि ये सुधर जाए। जमींदार ऐसा सोचता रहता है कि क्या किया जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो दूसरे दिन दोनों को बुलाता है और कहता है, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ। मैंने अपनी सारी जायदाद एक अनाथ आश्रम को दान में दे दी है और तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम्हारे लिए वो जंगल वाली जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। अब मैं कल यहाँ से निकल जाऊंगा तो इस घर पर वो अनाथ आश्रम वाले आकर कब्जा कर लेंगे। इससे पहले तुम दोनों उस जंगल की जमीन पर चले जाओ। ये सुनकर दोनों पति पत्नी घर से निकल जाते हैं। उसकी पत्नी दोनों के कपड़े का गट्ठा लेते हुए रोहित को कहती है, अरे ये क्या जी, तुम्हारे पिताजी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया हमारे साथ, ऊपर से इस जंगल में भेज दिया। अरे इस जंगल में हम क्या करेंगे? यहाँ पर तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है और ऊपर से तुझे कुछ बनाना भी नहीं आता। तुम बस करो जी, ऐसे मौके पर भी तुम मुझे कोसने का बहाना मत छोड़ो। देखो जंगली जानवरों की आवाज आ रही है, खुद के खाने के पहले उनका खाना न बने। हाँ, तुम सच कह रही हो, कुछ करना पड़ेगा। दोनों सोचते ही रहते हैं कि अब क्या करें। तभी रोहित की नजर बाम्बू के पेड़ पर पड़ती है और वो कहता है, अरे वो देखो बाम्बू के पेड़। मैंने देखा है यूट्यूब में कि दो आदमी मिलकर जंगल में बाम्बू से घर बनाते हैं, स्विमिंग पूल भी बनाते हैं। अब हम भी वैसा ही करेंगे। दोनों मिलकर सुंदर सा बाम्बू का घर बनाते हैं और बाद में एक स्विमिंग पूल भी बनाते हैं। उनके पास कोई चारा नहीं रहता, इसलिए उसकी पत्नी भी मान जाती है और दोनों मिलकर बाम्बू का एक सुंदर सा घर बनाते हैं और उसके तीनों बाजू से स्विमिंग पूल भी बना लेते हैं। इस तरह से दोनों मिलकर रात तक बाम्बू हाउस और स्विमिंग पूल बना लेते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। दोनों देखते हैं कि उनके बनाए हुए स्विमिंग पूल में जंगल के जानवर भी पानी पीने आते हैं। ऐसा करके दोनों उस जंगल में जीवन गुजारने लगते हैं। रोहित रोज जाकर कुछ लकड़ियां जंगल से तोड़कर गांव में बेच कर आता और मिले हुए पैसों से अपना घर चलाने लगा। वो सोचता है, पिताजी ने सही कहा था, मुझे अभी पता चल रहा है कि मेहनत क्या होती है। जी हाँ, मैं भी आपके पागलपन में साथ देती थी, आपको समझाने के बजाय। कितने मूर्ख थे हम दोनों। पिताजी को कितना बुरा लगता होगा। पहले लगता था बेटा, लेकिन अब नहीं लगेगा। अरे पिताजी, आप इतने जल्दी आ गए यात्रा से? नहीं बेटा, मैं गया ही नहीं, मैं तो तुम पर नजर रख के था। रोहित और उसकी पत्नी पिताजी से माफी मांगते हैं और तीनों मिलकर वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन हफ्ते में 4 दिन वो गांव में और 3 दिन वो जंगल के बाम्बू हाउस में रहने लगते हैं और अपना जीवन मेहनत करके गुजारने लगते हैं।